आने के लिए धन्यवाद। ग्रेटर देन हम सभी को आगे बढ़ाया, धन्यवाद। कुल 2 दोस्तों, ये बहुत बढ़िया है। मैं इस कोर्स में लेक्चर देख रहा था, क्या ये कंटेंट बिल्कुल अमेजिंग नहीं है? और अब आप आज मेरे साथ हैं। ग्रेटर देन 2, ये कैसा रहा? पॉल केल्ट, जब वह Q&A में बात कर रहा था और आप लोगों ने उससे पूछा कि अगर वह आज कॉलेज में होता तो क्या करता, और उसने कहा फिजिक्स 2, मैंने सब में खुद को शामिल कर लिया। मैं अंदर गया, मैं जाकर भौतिकी की, कैम्ब्रिज में भौतिकी की, और मुझे लगता है कि भौतिकी एक शानदार क्लास जो आपको ट्रांसफरेबल स्किल्स देगी जो दूसरे एरिया में सच में काम की है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, इसलिए आप आज मुझे नहीं सुन रहे हैं। जैसे फिजिक्स क्लास नहीं है, जैसे 2 मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग करके कॉलेज की फीस भरी। डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग, मैंने 1990 के दशक में सेल से शुरुआत की थी। मैंने एक पेपर एयरप्लेन साइट बनाई थी। मेरी मोनोपोली थी दुनिया भर में पेपर एयरप्लेन के छोटे नीचे मार्केट में, जिसे आप जानते हैं। जब आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये भी देखें कि लंबे समय में मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। ये बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इससे मुझे सेव करना सिखाया गया। और उन दिनों ये ऑल्टाविस्टा था, और सेव करने का तरीका था कि फोल्ड के 5 पेज नीचे सफ़ेद बैकग्राउंड पर सफ़ेद टेक्स्ट हो। और अगर आप उस टेक्स्ट में 20 या 30 बार पेपर एयरप्लेन बनाते तो आप अल्टाविस्टा में टॉप रैंक पर होते, और इस तरह आप सेव में जीते। 1990 का दशक, जैसे ये सीखने के लिए बहुत आसान स्किल थी। जब मैं कॉलेज गया, एक फिजिसिस्ट होने के नाते मुझे लगा कि पेपर एयरप्लेन मुझे कुल बना देंगे, और मैं असल में फिजिक्स क्लास में सबसे नहीं इंसान था, इसलिए मैं एक कॉकटेल साइट बनाई। इसी तरह मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, और वह यूके की सबसे बड़ी कॉकटेल साइट बन गई। और जब गूगल लॉन्च हुआ तो इससे मुझे सेव में सही तरह से मदद मिली। तो गूगल के साथ आपको पेज रैंक की चिंता करनी पड़ती थी, और आपको अपनी साइट पर वापस लिंक पाने की चिंता करनी पड़ती थी, जिसका मतलब था उस समय याहू डायरेक्टरी से एक लिंक। अगर आपके पास सफेद टेक्स्ट था तो आप गूगल में टॉप लिस्टिंग पर पहुंच जाते थे। बैकग्राउंड फोल्ड के नीचे भी, जब गूगल ने एडवर्ड्स लॉन्च किया, टैब मैंने असल में शुरू किया, मैं अपनी सारी मार्केटिंग करना सीखूंगा। और वो था गूगल से पेड क्लिक खरीदना और उन्हें हमारे एफिलिएट प्रोग्राम का इस्तेमाल करके 20% के छोटे मार्जिन पर ईबे को रीसेल करना। और इसी बात ने मुझे सच में वो करने के लिए मोटिवेट किया जिसके बारे में आजकल हर कोई बात करता है, ग्रोथ या ग्रोथ हैकिंग या ग्रोथ मार्केटिंग। और मेरे दिमाग में ये सिर्फ इंटरनेट मार्केटिंग है। आप जो भी आउटपुट चाहते हैं उसके लिए आप जो भी चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करना। और इसी तरह मैंने कॉलेज की फीस भरी, और इस तरह मैं एक फिजिसिस्ट से मार्केटर बना, और फिर फोर्स का डार्क साइड। तो आपको क्या लगता है कि ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? आपने बहुत सारे लेक्चर सुने हैं और लोगों ने ये बार बार कहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? कोई मुझे इसका जवाब द। ग्रेटर देन बढ़िया प्रोडक्ट। ग्रेटर देन बढ़िया प्रोडक्ट। मैं सहमत हूं, बढ़िया प्रोडक्ट। बढ़िया प्रोडक्ट से क्या होता है? ग्रेटर देन कस्टमर। ग्रेटर देन कस्टमर। और आप अन कस्टमर से क्या करवाना चाहते हैं? ग्रेटर देन बात फैलाओ। किसी ने कहा कि अपनी साइट पर बने रहो। किसी ने ये कहा, बस इतना हाई रिटेंशन। रिटेंशन ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज है। ए फ्लैट हमारे पास फेसबुक में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ टीम है और मुझे इस पर काम करने पर बहुत गर्व है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है। लेकिन फेसबुक में ग्रोथ पर काम करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं जिसे दुनिया में हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है, जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय है। अगर हम लोगों को जोड़ पाते हैं और उन्हें आगे बढ़ा पाते हैं तो वे फेसबुक पर बने रहते हैं। 2 कई बार मैं कई स्टार्टअप्स को सलाह देता हूं। मेरा पसंदीदा एयरबीएनबी के साथ काम करना था, लेकिन मैंने साथ काम किया है क्वारा, जिसके साथ मैंने काम किया है दूसरे लोग जिन्होंने अन लोगों जितना अच्छा नहीं किया है। लेकिन एक बात जो बार बार सच होती है वह यह है कि अगर आप इस कर्व को देखें, सेंटिमेंट, एक्टिविटी बनाम एक्विजिशन के दिनों की संख्या, अगर आपको एक रिटेंशन कर्व मिलता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन तक जाता है, आपका बिजनेस चलने लायक है और आपके पास मार्केट के कुछ सबसेट के लिए प्रोडक्ट मार्केट फिट है। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज जो
आप देखिए, हम ग्रोथ हैकिंग और विरलिटी और इन सब दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि गाली ना दूं, लेकिन ऐसा होगा। उनका अटेंशन कर्व एक्स एक्सिस की तरफ नीचे की ओर झुकता है और आखिर में एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। ए फ्लैट जब मैं ये चार्ट ज़्यादा लोगों को दिखाता हूं तो वे कहते हैं कि ये सब ठीक है। जब आपने फेसबुक पर ग्रोथ टीम शुरू की थी, टू ग्रोथ के मामले में आपके पास हर दिन 10 लाख लॉग या आपके 50 मिलियन यूजर्स थे। आपकी साइट पर बहुत सारे लोग जड़ रहे थे, इसलिए आपके पास ऐसा करने के लिए बहुत सारा डेटा था। हमने अपने B2B ग्रोथ के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल किया। लोगों को सेल्स सर्विस एडवर्टाइजर के तौर पर साइन अप कराना। हमने इस एनालिसिस का इस्तेमाल ये समझने के लिए किया कि इस मार्केट में हमारी कितनी ग्रोथ होने वाली है। और इस जगह जब मैंने फेसबुक ज्वाइन किया, टू प्रोडक्ट 3 दिन पुराना था और प्रोडक्ट लॉन्च होने के 90 दिनों के अंदर हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये पता लगा पाए कि प्रोडक्ट की 1 साल की वैल्यू क्या होगी। एडवर्टाइजर था और हमने पहले साल के लिए इसका अनुमान लगाया था कि ये संख्या 97% होगी। इसलिए मुझे लगता है कि आपके अटेंशन कर्व को देखना बहुत जरूरी है और हमने इसे ऐसे किया। अगर आप यहां देखें, ये रेड लाइन अन यूजर्स की संख्या है जो आपके प्रोडक्ट पर कुछ दिनों से हैं। 2 बहुत सारे लोग जिन्हें 0 कहना चाहिए, बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट पर रहे होंगे, आपके सभी यूजर्स कम से कम एक दिन 2 रहे हाई होंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लगभग 1 साल या उससे भी ज्यादा समय से है, तो आपके पास ऐसे 0 यूजर्स होंगे जो 366 दिनों से अस पर रहे हों। समझ में आया? कर्व सही है। कूल। तो आप क्या करते हैं? फिर अपने अन सभी यूजर्स को देखें जो एक दिन आपके प्रोडक्ट पर आए हैं। अनमेन से कितने परसेंटेज मंथली एक्टिव हैं? पहले 30 दिनों के लिए 100% ज़हीर है क्योंकि मंथली एक्टिव वे सभी एक हाई दिन साइन अप करते हैं। लेकिन फिर आप 31 को देखते हैं। हर एक यूजर रजिस्ट्रेशन के बाद अपने 31 वैन दिन अनमेन से कितने परसेंट मंथली एक्टिव द 32 वैन दिन, 33 वैन दिन, 34 वैन दिन। और इससे आपको सिर्फ 10,000 कस्टमर या कुछ और के साथ ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि आपके प्रोडक्ट के लिए ये कर्व कैसा दिखेगा। और आप बता पाएंगे कि क्या ये एसिम्प्टोट है और ये डाई और नॉन जी हो जाएगा। जैसे मैं असली डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, डाई और से नॉन जी हो जाएगी, लेकिन आप पास सेकंड हैंडल ऑन किया ये कर्व फ्लैट होता है या नहीं। अगर ये फ्लैट नहीं होता है, टू ग्रोथ टैक्टिक्स ना अपनाएं, विरलिटी ना करें, ग्रोथ हैकर हायर ना करें, प्रोडक्ट मार्केट फिट पाने पर फोकस करें। क्योंकि आखिर में, जैसे कि सैम ने इस कोर्स की शुरुआत में कहा था, आइडिया प्रोडक्ट टीम एग्जीक्यूशन। अगर आपके पास बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, टू यूज बढ़ाने के लिए अच्छे से एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं। फेसबुक के अंदर मैंने जो नंबर 1 प्रॉब्लम देखी है वह है नए प्रोडक्ट्स। मैंने जितने भी स्टार्टअप्स बनाए हैं, इनमें मैंने जो प्रॉब्लम देखी है वह ये है कि असल में उनके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता है। उन्हें लगता है कि वे ऐसा करते हैं। तो अगला साफ सवाल जो लोग बार बार पूछते हैं वह है, ठीक है तो अच्छा रिटेंशन कैसा दिखता है? हाँ, मेरा रिटेंशन 5% हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि फेसबुक का इससे बेहतर था, इसलिए ये एक सफल बिजनेस नहीं होगा। और जब लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसका पता लगा सकते हैं। और मुझे ये कहानी बहुत पसंद है और ये मेरी एक बेकार की कहानी है जिसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए बाकी सब शायद उतना बेकार ना हो। लेकिन ये एक तस्वीर है जो 1950 में लाइफ मैगजीन में ट्रिनिटी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट में से एक की छाप आई थी। और एक आदमी है, जेफरी टेलर, जिसने जेफरी टेलर के बारे में सुना है। बहुत बढ़िया। हाँ, किसी ने उनके बारे में सुना है। जेफरी टेलर एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट जिसने असल में नोबेल प्राइज जीता। और वह इस तस्वीर को देखकर ये पता लगा पाया कि एटॉमिक बॉम्ब की पावर क्या थी, यूएस एटॉमिक बॉम्ब की। और रशिया भी ऐसी हाई तस्वीरें पब्लिश कर रहा था, बस डायमेंशनल रीजनिंग का इस्तेमाल करके। और मुझे लगता है कि डायमेंशनल रीजनिंग उन सबसे अच्छे स्किल्स में से एक है जो मैंने यूके में फिजिक्स पढ़ते समय सीखी थी। और डायमेंशनल रीजनिंग क्या है? आप किसी प्रॉब्लम में शामिल डायमेंशन को देखते हैं। 2 आप एनर्जी का पता लगाना चाहते हैं।
न्यूटन मीटर, न्यूटन किलोग्राम है, मीटर -2 के सेकंड है, टू आपके पास किलोग्राम, मीटर स्क्वायर -2 के सेकंड है, और फिर आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप इनमें से हर एक को कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास जो डेटा है उससे नंबर 2 मास इस गोल का वॉल्यूम है 2, ये 1 मीटर क्यूब है। आप इसमें डाल दें 2 आपके पास मीटर है, सेकंड के ऊपर 5 - 2, और वह इसका इस्तेमाल ये पता लगाने में कर पाया कि इस एटॉमिक बॉम्ब की पावर क्या थी और पावर का रेशियो क्या था। रशियन और यूएस एटॉमिक बॉम्ब और असल में इस समय दुनिया में मौजूद टॉप सीक्रेट्स में से एक को सामने लाया। ये एक मुश्किल समस्या है। फेसबुक का रिटेंशन रेट क्या है, ये पता लगाना कोई मुश्किल समस्या नहीं है। इंटरनेट पर कितने लोग हैं? कोई ना कोई कुछ ना कुछ फैक्टर हाई रहता है। ग्रेटर देन 2.4 बिलियन, 2.3 बिलियन। कुछ ऐसा हाई है ना? ठीक है, फेसबुक चाइना में बैन है। 2 ए फ्लैट क्या? ग्रेटर देन लगभग 1 बिलियन। ग्रेटर देन लगभग 2 बिलियन। 2 बिलियन। 2 इंटरनेट पर 2 बिलियन लोग। फेसबुक ने अपनी पिछली अर्निंग्स कॉल में कहा एक्टिव यूजर्स की संख्या के हिसाब से लगभग 1.3 बिलियन बताया गया है। आप इन नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। और हाँ, इससे आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। बेशक इससे आपको सही जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको एक अंदाजा टू देगा। हाय, फेसबुक के लिए रिटेंशन रेट कैसा दिखता है? अगर हम इंटरनेट पर सभी को साइन अप कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये उससे ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप व्हाट्सएप को देखें तो उन्होंने 600 मिलियन एक्टिव यूजर्स की घोषणा की है। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? आप ये नंबर पता कर सकते हैं। ये नंबर इधर उधर घूम रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने यूजर हैं। Amazon ने यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग सभी लोगों को साइन अप करने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि यूएस में कितने लोग ऑनलाइन हैं और आपको Amazon के कितने कस्टमर हैं, इसका अच्छा अंदाजा उन नंबर्स से लग जाता है जो वे बटेट हैं। अलग अलग वर्टिकल्स को ज़रूरत होती है उनके सफल बिजनेस के लिए अलग अलग टर्मिनल रिटेंशन रेट। अगर आप ई कॉमर्स में हैं और आप जारी रख रहे हैं, अगर आपके यूजर्स में से 20-30% हर महीने एक्टिव हैं तो आप शायद बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया में हैं और आपके प्रोडक्ट पर साइन अप करने वाले लोगों का पहला बैच 80% तक रिटेन नहीं होता है तो आपकी सोशल मीडिया साइट बहुत बड़ी नहीं होगी। और इसलिए ये असल में इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस वर्टिकल में हैं, रिटेंशन रेट क्या है। आपको ये सोचने के लिए टूल्स की ज़रूरत है कि बाहर कौन आपके जैसा है। और आप इसे कैसे देख सकते हैं और कह सकते हैं, क्या मैं असली सफलता के कहीं करीब हूं? ये वर्टिकल टू ग्रोथ के लिए रिटेंशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। और रिटेंशन एक बढ़िया आइडिया और इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट और बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट फिट से आता है। जिस तरह से हम किसी प्रोडक्ट का रिटेंशन अच्छा है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे इंस्टॉल करने वाले यूज़र इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं या नहीं। असल में जब आप कोहॉर्ट के आधार पर नॉर्मलाइज करते हैं तो वे लंबे समय तक इस पर टिके रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये आपके प्रोडक्ट को देखने और ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ठीक है, पहले 100, पहले 1000, पहले 10,000 लोग जो मुझे इस पर मिलते हैं, क्या वे लंबे समय तक बने रहेंगे? तो अब आप ग्रोथ के लिए ऑपरेटिंग पर कैसे काम करेंगे? मान लीजिए कि आपके पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट फिट है। आपने एक ई कॉमर्स साइट बनाई है और हर महीने 60% लोग वापस आते हैं और आपसे खरीदारी करते हैं, जो बिल्कुल शानदार होगा। कैसे करें? आप इसे लेते हैं और कहते हैं कि ऐप स्केल करने का समय है। ए फ्लैट एग्जीक्यूट करने का समय है। ये आपके विचार में आखिरी बात थी, सही। और यहीं पर मुझे लगता है कि ग्रोथ टीम काम आती है। जैसे मेरा उल्टा नजरिया, या जो भी हो, अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आपके पास ग्रोथ टीम नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर देन धत तेरे की बहुत करीब, आधे रास्ते में हाई में फेल हो गया। आपके पास ग्रोथ टीम नहीं होनी चाहिए। स्टार्टअप्स के पास ग्रोथ टीम नहीं होनी चाहिए। पूरी कंपनी ग्रोथ टीम होनी चाहिए। सीईओ ग्रोथ का हेड होना चाहिए। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपके लिए एक नॉर्थ स्टार सेट करे, नासा पेज का एक फ्री शॉट। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपके लिए एक नॉर्थ स्टार सेट करे कि कंपनी कहां जाना चाहती है। और वह व्यक्ति लीड करने वाला होना चाहिए। मेरी राय में मैंने जो देखा है उससे कंपनी
और मार्क इसका एक शानदार उदाहरण है। पहले जब फेसबुक शुरू हुआ तो बहुत से लोग अपने रजिस्टर्ड यूजर नंबर डाल रहे थे, है ना? आपको माइस्पेस के लिए रजिस्टर्ड यूजर नंबर दिखेंगे, आपको कॉम्पैक्ट के लिए रजिस्टर्ड यूजर नंबर दिखेंगे, आपको रजिस्टर्ड यूजर नंबर दिखेंगे। मार्क ने मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या बताई जो उन्होंने अंदर से सभी के लिए रखी थी, और कहा कि हमें फेसबुक पर सभी की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब है कि फेसबुक पर सभी एक्टिव हैं। हर कोई फेसबुक पर साइन अप नहीं करता था, इसलिए महीने में एक्टिव लोगों की संख्या हाई अंदरूनी तौर पर थी। और ये वह संख्या भी थी जो उसने बाहर पब्लिश की थी। ये वह संख्या थी जिससे उसने पूरी दुनिया को फेसबुक पर यह मानने पर मजबूर किया कि वह संख्या है जिसकी हमें परवाह है। अगर आप देखें कि यैम ने व्हाट्सएप के साथ क्या किया है, तो मुझे लगता है कि ये एक और है बहुत बढ़िया उदाहरण। वह हमेशा भेजने वाले नंबर पब्लिश करता था। अगर आप एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है तो शायद भेजता है सबसे जरूरी नंबर। अगर लोग आपको दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं, शायद ये बहुत अच्छा है, लेकिन वे एक भेजते हैं संदेश। आप असल में उनके प्राइमरी मैसेजिंग मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए यान ने सेंटेंसेस नंबर पब्लिश किया। सही। अवीएनबी के अंदर वे अच्छी किताब के बारे में बात करते हैं और उन्होंने इसे टेक क्रंच के अंदर दिखने वाले सभी इन्फोग्राफिक्स में भी पब्लिश किया है। वे हमेशा दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन की तुलना में खुद को इस आधार पर बेंचमार्क करते हैं कि उनके पास कितनी रातें बुक हैं। इनमें से हर कंपनी का एक अलग नॉर्थ स्टार होता है। नॉर्थ स्टार का मतलब हर महीने एक्टिव यूजर होना जरूरी नहीं है। अलग वर्टिकल। जब मैं ईबे पर था तो ये ग्रोस मर्चेंडाइज्ड वॉल्यूम था। लोगों ने असल में कितना सामान खरीदा ईबे के जरिए। बाहर से हर कोई ईबे को रेवेन्यू के आधार पर आंकता है। असल में बेनेडिक्ट एवंस ने अमेज़न के बिजनेस का ये कमाल का ब्रेकडाउन किया है, जो सच में दिलचस्प है। उनके मार्केटप्लेस बिजनेस और उनके डायरेक्ट बिजनेस को देखना। ईबे पूरी तरह से मार्केटप्लेस बिजनेस है ना? तो ईबे को उसके रेवेन्यू से आंका जाता है, जबकि असल में साइट से 10 गुना या उससे भी ज्यादा ग्रोस मर्चेंडाइज्ड वॉल्यूम जा रहा है। और यही वो नंबर था जिसे ईबे ने टैब देखा जब मैं वहां था और उसके लिए ऑप्टिमाइज किया। जब कोई कंपनी ग्रोथ के बारे में सोचती है तो यूज अलग नजरिए की जरूरत होती है। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं ग्रोथ के लिए, ये जरूरी है कि आपके पास वह नॉर्थ स्टार हो और आप यूज एक लीडर के तौर पर डिफाइन करें। इसका कारण ये है मायन ये रखता है जैसे आपके पास किसी चीज पर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हों, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, है ना? मैं आपसे वादा करता हूं, ऐप जब मैं 100 लोगों को मैनेज कर रहा हूं तो शायद मैं उन पर काम कर रहा हूं। मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब असर है। हाँ, मैं एक इंसान से कह सकता हूं ये एक काम करो, लेकिन फिर बाकी 99 लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। और बात यह है कि ये सबको साफ नहीं है कि किसी कंपनी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। ईबे के अंदर लोगों के लिए ये कहना बहुत आसान होगा, पता है क्या? हमें रेवेन्यू पर फोकस करना चाहिए। या आप जानते हैं क्या? हमें हमसे खरीदने वाले लोगों की संख्या पर फोकस करना चाहिए। या आप जानते हैं क्या? हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि कितने लोग ईबे पर आइटम लिस्ट करते हैं। और पियर और मेघा और जॉन, वो लोग, वो अलग अलग लीडर्स हमेशा कहते थे नहीं, ये हमारी साइट से गुजरने वाले ग्रोस मर्चेंडाइज वॉल्यूम का अमाउंट है। ये हमारी साइट से गुजरने वाले ई कॉमर्स का परसेंटेज है। यही इस कंपनी के लिए सच में मायन रखता है। इसका मतलब है कि जब लोग बात कर रहे हों और आप कमरे में न हों, जब वे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हों और सोच रहे हों कि वे इस खास प्रोडक्ट या इस खास फीचर को कैसे बना रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात साफ हो जाएगी कि ये इसके बारे में नहीं है। ये ग्रोस मर्चेंडाइज वॉल्यूम के बारे में है, या ये ज्यादा रजिस्ट्रेशन पाने के बारे में नहीं है। रजिस्ट्रेशन टैब तक मायन नहीं रखते जब तक वे लंबे समय तक एक्टिव यूजर ना बन जाएं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है जब मैं 2004 में ईबे पर था। हमने नए यूजर्स के लिए अपने एफिलिएट्स को पेमेंट करने का तरीका बदल दिया है। और एफिलिएट प्रोग्राम आजकल थोड़े आउट ऑफ फैशन है, लेकिन एफिलिएट प्रोग्राम का आइडिया असल में यह है कि आप इंटरनेट पर किसी को भी पेमेंट करते हैं। एक रेफरल आपकी साइट पर ट्रैफिक भेजने के लिए, लेकिन ये ज्यादा एक्सेस पाने के बारे में है, जैसे
बड़े मार्केटर जो इसे खुद करते हैं जैसे अलग अलग, और इससे कुछ बहुत अच्छी कहानियां हैं। हम कंफर्म्ड रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए पेमेंट कर रहे थे। हमारे सभी एफिलिएट्स एक साथ वे कंफर्म्ड रजिस्टर्ड यूजर्स को बेस साइट पर ला रहे थे। हमने एक्टिवेटेड कंफर्म्ड रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए पेमेंट करने के लिए अपना पेमेंट मॉडल बदल दिया। आपको अपना अकाउंट कंफर्म करना पड़ता था और फिर किसी आइटम पर बिड करनी पड़ती थी, या कोई आइटम खरीदना पड़ता था, या कोई आइटम लिस्ट करना पड़ता था ताकि आप वो बैंड सेकंड जिसके लिए हमने पेमेंट किया था। रातों रात जब हमने वह बदलाव किया हमने लगभग 20% कंफर्म्ड रजिस्टर्ड यूजर्स खो दिए। अफिलिएट्स की वजह से यूजर्स को चलाया जा रहा था, लेकिन ACIUS में सिर्फ 5% की गिरावट आए। CIU और ACIU का रेशियो बढ़ गया और फिर ACIUS की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई। इसका कारण ये था कि अगर आप CRUS को चलाना चाहते हैं, अगर कोई ट्रैम्पोलिन सर्च करता है आप उन्हें रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रैम्पोलिन लेने से पहले उन्हें रजिस्टर और कंफर्म करना होगा। अगर आप ACRUS को चलाना चाहते हैं आप उन्हें eBay पर ट्रैम्पोलिन के लिए सर्च रिजल्ट पेज पर ले जाते हैं ताकि वे वह चीज़ देख सकें जिसे वे खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में उत्साहित हो सकें, और जब वे इसे खरीदना चाहते हैं रजिस्टर करें। और अगर आप सिर्फ CRUS चलाते हैं लोगों को eBay पर साइट पर आने पर कोई शानदार जादुई पैल नहीं मिलता। और ये सोचने वाली अगली सबसे ज़रूरी बात है कि आप इस जादुई पैल की ओर कैसे बढ़ते हैं जिससे लोग आपकी सर्विस के दीवाने हो जाएं। लेक्चर में इस कोर्स के नोट्स में मैंने उन लोगों के बहुत सारे लिंक डाले हैं जो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। रिटेंशन कर्व जो मैंने पहले दिखाया था उसमें डैनी फेरेट नाम के इस आदमी का लिंक है। रिटेंशन कर्व्स के बारे में बात करते हुए कौन कमाल का है। जादुई पैल वीडियो लिंक है। एक में चमाट ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने फेसबुक में ग्रोथ टीम बनाई थी, और एक में मेरी दोस्त नेओमी और मैं 4 साल पहले F8 में बात कर रहे थे कि हम इस समय ग्रोथ के बारे में कैसे सोचते थे। और अनडोनन वीडियो में हम मैजिक मोमेंट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जब आप फेसबुक पर साइन अप कर रहे हों मैजिक मोमेंट किस लिए होता है? आप इस बड़े हरे बटन को दबाते हैं। वह कौन सा पैल होता है जब यूजर्स को लगता है कि हाँ, मार्क ने कुछ साल पहले स्टार्टअप स्कूल में भी इसके बारे में बात की थी। वापस ग्रेटर देन अपने दोस्तों से मिलें। ग्रेटर देन अपने दोस्तों से मिलें। बस इतना है, और आमतौर पर यह बहुत आसान होता है। मैंने बहुत से लोगों से बात की, कई कंपनीज, और वे जो कर रही हैं यूज बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये उतना हाई आसान है जितना कि जब आप फेसबुक पर अपने किसी दोस्त की पहली फोटो देखते हैं, आप कहते हैं कि भगवान, ये साइट इसी बारे में है। और जावज ने वाई कॉम्बिनेटर में इसके बारे में बात की। 14 दिनों में लोगों को 10 दोस्त बनाना। इसलिए हम इस मेट्रिक पर फोकस करते हैं। सोशल मीडिया साइट पर सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने दोस्तों से जुड़ना, क्योंकि उसके बिना आपके पास पूरी तरह से खाली न्यूज़ फीड और साफ है कि आप वापस नहीं आएंगे। आपको कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपके कोई दोस्त आपको कभी नहीं बताएंगे कि वे साइट पर क्या मिलकर रहे हैं। इसलिए फेसबुक के लिए जादुई पैल वह होता है जब आप अपने दोस्त का चेहरा देखते हैं और हम ग्रोथ पर जो कुछ भी करते हैं। और अगर आप लिंक्डइन रजिस्ट्रेशन फ्लो को देखें, या आप ट्विटर रजिस्ट्रेशन फ्लो को देखें, या आप देखें कि जब आप साइन अप करते हैं व्हाट्सएप क्या करता है, इन सभी सर्विसेज में सबसे पहली चीज जो दिखती है वह है दिखाना। आप उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके फॉलो करें, उनसे कनेक्ट करें, उन्हें मैसेज भेजें, क्योंकि इस वर्टिकल में यही मायने रखता है। जब आप एयरबीएनबी या ईबे के बारे में सोचते हैं ईबे पर वह यूनिक आइटम, वह पेस्ट डिस्पेंसर या टूटा हुआ लेजर पॉइंटर ढूंढना जरूरी होता है जिसकी आपको सच में परवाह थी और जिसे आप पाना चाहते थे। जैसे जब आप कोई ऐसी कनेक्ट करने वाली चीज देखते हैं जो आपसे छूट गई थी, ईबे पर यही असली जादुई पैल होता है। जब आप एयरबीएनबी पर देखते हैं और आपको पहली लिस्टिंग में एक कूल घर मिलता है जिसमें आप रह सकते हैं, और जब आप दरवाजे से अंदर जाते हैं वह एक जादुई पैल होता है। और इसी तरह दूसरी तरफ जब आप अपना घर लिस्ट करते हैं पहली बार जब आपको पेमेंट मिलता है वह एक अद्भुत पैल होता है। जब आप ईबे पर कोई आइटम लिस्ट करते हैं पहली बार जब आपको पेमेंट मिलता है वह एक जादुई पैल होता है।
आपको ब्रायन से पूछना चाहिए कि वह क्या सोक्ड हैं, क्योंकि उन्होंने ये कमाल के स्टोरीबोर्ड्स बनाए हैं जो मुझे लगता है कि शेयर किए गए हैं, जैसे एयरबीएनबी पर एक यूजर की जिंदगी के पैलन की यात्रा और वह कितना उत्साहित है ना। वह 3 लेक्चर में बात कर रहे हैं। वह आदमी मैजिक मोमेंट के बारे में बात करने और अपने यूजर्स को प्यार और खुशी और इन सब चीज़ों का एहसास कराने में बहुत बढ़िया है। तो सोचिए कि आपके प्रोडक्ट के लिए मैजिक मोमेंट क्या है और लोगों को जितनी जल्दी हो सके उससे कनेक्ट करें। क्योंकि टैब आप उस जगह से ऊपर जा सकते हैं जहां नीली लाइन एसिम्प्टोट हो गई है। फिर आप 50% रिटेंशन से 60% रिटेंशन और फिर 70% रिटेंशन तक आसानी से जा सकते हैं, अगर आप लोगों को उस चीज से जोड़ सकते हैं जो उन्हें जो रखती है आपकी साइट। दूसरी बात जो सोचने वाली है वह यह है कि वैली में हर कोई गलत सोचता है कि जब हम अपने लिए ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो मेरा पसंदीदा उदाहरण नोटिफिकेशन है। फिर से बहुत सारी कंपनीज से बात करें, बहुत सारी कंपनीज को सलाह दें। हर एक कंपनी जब नोटिफिकेशन के बारे में बात करती है तो कहती है, ओह मैं बहुत ज़्यादा हो रहा हूं। बहुत सारे नोटिफिकेशन। मुझे लगता है कि हमें नोटिफिकेशन में इसी चीज को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ठीक है, क्या आपके पावर यूजर आपकी साइट इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन मिल रहे हैं? नहीं, तो आप यूज ऑप्टिमाइज क्यों करेंगे? वे शायद बदे हैं और वे फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मार्जिनल यूजर पर फोकस करने की जरूरत है। वह एक व्यक्ति जिसे किसी दिन या महीने या साल में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। हमारे प्रोडक्ट्स का हमारा अनुभव और वेज एक शानदार प्रोडक्ट बनाना पूरी तरह से पावर यूजर के बारे में सोचने के बारे में है ना? एक शानदार प्रोडक्ट बनाना निश्चित रूप से उन लोगों के लिए ऑप्टिमाइज करना है जो आपके प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो लोग पहले से हाई आपके प्रोडक्ट का हर समय इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2. इस डैनी फेरेट वीडियो में लेक्चर पेज का ये लिंक भी है, वहां भी है। हमारे ग्रोथ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करें जिसका इस्तेमाल हम ग्रोथ के बारे में सोचने के लिए करते हैं। और हमने नए यूजर्स, वापस आए यूजर्स, उन लोगों को देखा जो 30 दिनों से फेसबुक पर नहीं थी और वापस आए और यूजर्स चले गए। और मैंने जितने भी प्रोडक्ट देखे हैं इनमें से लगभग हर एक के लिए फिर से शुरू हुए और चले गए यूजर्स की संख्या नए यूजर अकाउंट पर हावी है। एक बार जब आप ग्रोथ के एक सही पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, कुछ साल और जो भी हो, और वे सभी यूजर्स जो चले गए और फिर से शुरू हुए, उनके दोस्तों की संख्या कम थी और उन्हें अपने दोस्त नहीं मिले और इसलिए वे फेसबुक पर चल रही अच्छी चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पाए। और इसलिए सबसे पहली चीज जिस पर हमें फोकस करना था वह थी उन्हें उन 10 दोस्तों तक पहुंचाना, उन्हें जितने भी दोस्तों की जरूरत थी। इसलिए मार्जिन पर मौजूद यूजर के बारे में सोचें, ग्रोथ के बारे में सोच समय खुद के बारे में ना सोचें। 2. ग्रोथ के लिए काम करते हुए आपको असल में ये सोचना होगा कि आपकी कंपनी का नॉर्थ स्टार क्या है। वह एक मैट्रिक क्या है जिसके बारे में अगर कंपनी में हर कोई सोच रहा है और अपने प्रोडक्ट को चला रहा है, वह मैट्रिक है और उस मैट्रिक को ऊपर ले जाने के लिए उनके काम है। तो आप जानते हैं कि लंबे समय में आपकी कंपनी सफल होगी। और वे शायद एक दूसरे से जुड़ हुए हैं, इसलिए लगभग कोई भी मैट्रिक चुनना ठीक है जो भी सबसे गहरा हो, जैसे जिसके बारे में आपको सबसे अच्छा लगे, जो आपके मिशन और आपकी वैल्यूज से मेल खाता हो, शायद वही चुनें। लेकिन असल में डेली एक्टिव यूजर्स मंथली एक्टिव यूजर्स से काफी हद तक जुड़ हुए हैं। हम दोनों में से कोई भी चुन सकते थे। शेयर किया गया कंटेंट इस बात से भी बहुत जुदा हुआ है कि कितने यूजर्स हैं, क्योंकि अंदाजा लगाइए आप एक यूजर जोड़ते हैं, वे कंटेंट शेयर करते हैं। 2. बहुत सी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। वह चुनें जो आपके लिए सही हो और जिसके साथ आप लंबे समय तक टिके रह सकें, लेकिन एक नॉर्थ स्टार रखें। एक नॉर्थ स्टार रखें और उस जादुई पैल को जानें जब कोई यूजर अनुभव करेगा, 2 वे नॉर्थ स्टार पर आपके लिए उस मैट्रिक पर काम करेंगे और फिर मार्जिनल यूजर के बारे में सोचें, ना कि आपने बारे में सोचे। मुझे लगता है कि जब आप ग्रोथ के लिए काम कर रहे हों, 2 ये सबसे जरूरी बातें हैं। सब कुछ ऊपर से आना चाहिए। 2 यहाँ आखिरी एरिया टैक्टिक्स है और मेरी उम्मीद थी कि मैं एक हिट कर सकूं इनमें से कुछ, और फिर मेरे पास टैक्टिक्स की एक लिस्ट है जिसके बारे में मैं व्हाइट बोर्ड वगैरह पर बात करके बेहतर तरीके से बात करना चाहता हूं। लेकिन जब मैं उन पर बात कर रहा हूं तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और क्या बेहतर होता है।
लेकिन इस बारे में आपको जो जरूरी टैक्टिक्स सोचनी है वो है टॉम फिशबर्न। वो बे एरिया में रहते हैं और वो सच में बहुत अजीब कार्टून्स बनाते हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। टू नाम लीजिए, आपको मिल गया आपका नीचे मार्केट, जिस पर माउसट्रैप मार्केट के अंदर आपकी मोनोपोली होने वाली है। ये एक सॉल्टेड माउसट्रैप है जो बेड के नीचे रखा जाता है ताकि अगर चू रात में आपके बेड पर आ जाए तो उन्हें आपको जगाए बिना मारा जा सकता है। टू, ये आपका नीचे मार्केट है और आपका माउसट्रैप अस मार्केट के लिए किसी और से बेहतर है। सिलिकॉन वैली में आमतौर पर ऐसा होता है कि हर कोई सोचता है कि मार्केट बेकार है। जैसे मुझे लगता था कि जब मैं फिजिक्स का स्टूडेंट था टू मार्केट बेकार होते थे, इसलिए मुझे यकीन है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के तौर पर आप सोक्ड होंगे कि हम बहुत बहुत गिवर लोग हैं जो किसी काम के नहीं हैं। आसपास जैसे इसे बनाओ और वे आएंगे। ये कुछ ऐसा है जो वैली में बहुत ज्यादा मैंट्रा है और मुझे नहीं लगता कि ये सच है। मेरा मानना है कि आपको असल में काम करना होगा। लेक्चर पेज पर फिर से बेन सिल्वरमैन के इंटरव्यू का एक अच्छा आर्टिकल है जिसमें वह बताते हैं कि कैसे पिंटरेस्ट की ग्रोथ मार्केटिंग से हुई। ये पढ़ने के लिए वह एक अच्छा आर्टिकल है। मैं बायस्ड हूं बेशक। टू, पहली टैक्टिक जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में है। फेसबुक ने बहुत देर से इंटरनेशनलाइजेशन किया। शेरल ने ये बात सबके सामने कही और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावटन में से एक और सबसे बड़ी चीज जिससे हमें निपटना है वो है वे सभी देश जहां क्लोन थे। मशहूर तौर पर स्टूडिव्स ने कहा था कि उनके HTML में फेकबुक.css था और ऐसी बहुत सारी साइट्स थीं, चाहे वह स्टूडिव साइट एक क्लियर क्लोन के तौर पर हो, वीकॉन्टेक्ट, मिक्सिट, साइवर्ल्ड, ऑकुट, दुनिया भर में ये सभी अलग अलग सोशल नेटवर्क जो टैब बने जब फेसबुक फोकस था अमेरिका। और इसलिए इंटरनेशनलाइजेशन एक जरूरी रुकावट थी जिसे हमें खत्म करना था और ग्रोथ के लिए रुकावटन को खत्म करना अक्सर बहुत जरूरी होता है। फेसबुक की शुरुआत कॉलेज के समय हाई हुई थी। टू, जिस भी कॉलेज में इसे लॉन्च किया गया वह एक रुकावट को तोड़ रहा था। जब फेसबुक कॉलेज से आगे बढ़कर हाई स्कूल तक पहुंचा, टू मैं कंपनी में नहीं था, लेकिन वह कंपनी को हिला देने वाला पहल था। जब लोगों ने सवाल किया कि क्या फेसबुक सच में टिक पाएगा, साइट का कल्चर टिक पाएगा या नहीं। फिर हाई स्कूल से सभी तक विस्तार करते हुए ये मेरे ज्वाइन करने से ठीक पहले की बात है और वह एक चौंकने वाला पहल था और इससे ग्रोथ 50 मिलियन तक पहुंच गई और फिर हम एक बड़ी रुकावट से टकरा गए। और जब हम इस बड़ी रुकावट से टकराए टू वह पॉइंट था जब बहुत सारे फेसबुक के अंदर अस्तित्व से जुड़ सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या कोई भी सोशल नेटवर्क कभी 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचना, जो ऐप बेवकूफ़ी भरा लगता है, लेकिन उस समय कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। हर कोई लगभग 50 से 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया था और हमें चिंता थी कि ये मुमकिन नहीं है। और यही वो पॉइंट था जब ग्रोथ टीम टियर हुई। चमाट हम सबको एक साथ लाए। उन्होंने कई बार सबके सामने कहा कि वो मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं और शायद उन्हें ऐसा कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि चमाट के बिना हम में से कोई भी कंपनी में नहीं टिक पाता। हम सच में बहुत अजीब लोग थे, लेकिन सब ठीक हो गया। और मुझे लगता है कि हमने जो दो चीजें की जिनसे शुरू में सच में ग्रोथ हुई वो थी, नंबर 1, हमने 14 दिनों में 10 दोस्त बनाने और यूजर्स को लाने पर ध्यान दिया। जादुई पहल। और जैक ने यही किया क्योंकि हम सब एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे हुए थे, ये कहते हुए कि क्या ये कॉजेशन है, क्या ये कोरिलेशन है। जैक ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर किसी को फीड नहीं मिलता तो वे फेसबुक पर एक्टिव रहेंगे? क्या तुम पागल हो? दूसरी बात थी इंटरनेशनलाइजेशन। ये एक और रुकावट को खत्म कर रहा था। और जब हमने इसे लॉन्च किया तो मुझे लगता है कि दो चीजें थीं जो हमने सच में बहुत अच्छी की। नंबर 1 थी यहां तक कि हालांकि हमें देर हो गई थी और हम देर से आने के बारे में तनाव में थे, हमने इसे स्केलेबल बनाने के लिए समय निकाला रास्ता। हम धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि तेजी चल सकें। और आप असल में लेक्चर पेज से लिंक किए गए वीडियो में से एक में नेओमी से पूरी कहानी पढ़ और सुन सकते हैं। लेकिन हमने जो किया वह ये था कि हमने साइट के सभी स्ट्रिंग्स को FPT में रैप किया जो हमारी ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट थी, और फिर या ट्रांसलेशन एक्सटेंशन स्क्रिप्ट, और फिर हमने बनाया कम्युनिटी ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म ताकि हमारे पास सिर्फ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हाई साइट का ट्रांसलेशन ना करें, बल्कि हमारे सभी यूजर भी साइट का ट्रांसलेशन कर सकें।
और हमने 12 घंटे में फ्रेंच ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन हम आज तक पहुंच पाए हैं। ऐप फेसबुक के लिए फेसबुक 104 भाषाओं का अनुवाद कर चुका है। अनमेन से 80+70 का अनुवाद कम्युनिटी करती है, और हमने कुछ ऐसा बनाने में समय लगाया जिससे हम आगे बढ़ सकें। दूसरी बात यह है कि हमने सही भाषाओं को प्राथमिकता दी। अस समय सही भाषाएं, बड़ी 4 भाषाएं फ्रेंच, इटालियन, जर्मन और स्पेनिश, फ्रांस और चाइनीज थीं, लेकिन चाइना में हमें ब्लॉक कर दिया गया था। ग्रेटर देन, इसलिए हमने फ्रेंच, इटालियन, जर्मन और स्पेनिश पर ध्यान दिया। फ्लैटस लिस्ट को देखें। आज भाषाओं का बंटवारा ऐसा है। इटालियन ऐप लिस्ट में नहीं है। फ्रेंच और जर्मन ऐप लिस्ट से बाहर होने वाली है। पिछले साल हमने फेसबुक पर हिंदी बोलने वालों की संख्या 4 गुना कर दी, 4 गुना। और इसलिए आज दुनिया जहां है उसके हिसाब से बनाना एक आसान गलती है, और यही बहुत सारे दूसरे सोशल नेटवर्क ने किया। हमने एक स्केलेबल ट्रांसलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिससे हम असल में सभी भाषाओं पर अटैक कर पाए, ताकि हम भविष्य के लिए तैयार रह सकें। और आप शायद आज बाद में इंडिया में हमारे internet.org समिट से कुछ चीजें देख पाएंगे कि हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन के साथ कहां जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वे वहां इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो टैक्टिक्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करना चाहता हूं, और मैं इस चीज के लिए व्हाइट बोर्ड पर हाई रहूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को सच में हिम्मत दूंगा कि जब मैं इन पर बात करूं, अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे बताएं। मुझे लगता है कि ये वेज भी ज़्यादा फ्री फॉर्म टाइम होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से कुछ टैक्टिक्स काफी दिलचस्प हैं। विरलिटी। हाँ, मुझे लगता है कि विरलिटी को देखने के 2 तरीके हैं। एक बढ़िया किताब है, यहाँ डाई और एडम पेनिनबर्ग की किताब वायरल लूप अन कंपनीज के कई केस स्टडीज के बारे में बताती है जो वायरल मार्केटिंग से आगे बढ़ी हैं। और अगर आपको वायरल मार्केटिंग में दिलचस्पी है तो मैं आपको जोर देकर सलाह देता हूं कि वह किताब जरूर लें। मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग पर ओगलवी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि चैप्टर 7 में वह कहते हैं कि अगर आपको कुछ और नहीं सूझ रहा है तो एक का को बिलबोर्ड पर चिपका दें। सुपर ग्लू और लॉग आपका सुपर ग्लू खरीदें, और उसके पास सच में उसके पास कुछ बहुत अच्छे क्रिएटिव टिप्स हैं। ग्रेटर देन जैसे इस आदमी को मारे हुए 20 साल हो गए हैं, और मुझे लगता है कि वह अभी भी मैं अपनी टीम में हर किसी को ये डॉनन किताबें खरीदता हूं जब वे मेरी टीम में शामिल होते हैं। विरलिटी। शॉन पार्कर के पास ये मॉडल है। जब मैंने फेसबुक ज्वाइन किया था, उन्होंने हमें क्या सिखाया या बनाया था। किसी प्रोडक्ट की विरलिटी के बारे में 3 बातों से सोचना है। पहला है पेलोड। आप किसी भी चीज से कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। वायरल ब्लास्ट दिया। दूसरा, उसके पास इनके लिए कूल शब्द, मैं उतना कूल नहीं हूं। दूसरा है कन्वर्शन रेट, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। पेलोड, फ्रीक्वेंसी और कन्वर्शन रेट जो भी हो, उसी क्रम में। आप एक बार में कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, वह पेलोड है। आप उन्हें एक ब्लास्ट में कितनी बार पहुंच सकते हैं, वह फ्रीक्वेंसी है। और वे किस पर कन्वर्ट होंगे, और इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि कोई प्रोडक्ट कितना वायरल है। हॉटमेल शानदार वायरल मार्केटिंग का एक वैज्ञानिक उदाहरण है ना। जब हॉटमेल लॉन्च हुआ था, वहां बहुत सारी मेल कंपनीज थीं जिन्हें फंड मिला हुआ था, और वे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही थीं पारंपरिक विज्ञापन पर पैसा। कितने लोग हॉटमेल की कहानी विरलिटी के बारे में जानते हैं? बहुत बढ़िया नए दर्शक, वे 2 या 3 लोग बो हो जाएंगे। लेकिन हॉटमेल वापस आ गया है। इस समय पर लोगों को फ्री ईमेल क्लाइंट नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने आईएसपी से जुड़ रहना पड़ता था। और हॉटमेल और कुछ दूसरी कंपनीज लॉन्च हुई, और उनके क्लाइंट जहां भी आए जाते थे वहां उपलब्ध थे। आप लाइब्रेरी, इंटरनेट या किसी और चीज से लॉग इन कर सकते थे। स्कूल इंटरनेट और आज तक एक्सेस पा सकें, जो हर किसी के लिए सच में एक बहुत बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन था जो इसे एक्सेस करना चाहता था। ज़्यादातर कंपनीज बाहर गई और बड़े टीवी कैंपेन और बिलबोर्ड कैंपेन और न्यूज़पेपर कैंपेन और ऐसी चीज़ों से याहू, इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हुआ। लेकिन हॉटमेल टीम के पास उतनी फंडिंग नहीं थी, और इसलिए उन्हें ये पता लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी कि ये कैसे किया जाए। उन्होंने जो किया वह ये था कि हर ईमेल के नीचे एक छोटा सा लिंक जोड़ दिया जिसमें लिखा था, हॉटमेल से भेजा गया अपना फ्री ईमेल यहाँ पाएं। फ्लैट। मजेदार बात यह है कि इसका मतलब था कि पेलोड कम था।
ठीक है, आप एक बार में एक हाई व्यक्ति को ईमेल करते हैं, जरूरी नहीं कि पेलोड बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप कुछ वायरल स्पैम ईमेल भेजते हों, लेकिन फिर मुझे पक्का नहीं पता कि मैं आपके लिंक पर क्लिक करूंगा या नहीं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हालांकि क्योंकि आप इन्हीं लोगों को बार बार ईमेल कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप उन्हें दिन में 1, 2, 3 बार उसी लिंक से भेजेंगे और सच में इंप्रेशन बढ़ाएंगे। और कन्वर्शन रेट भी बहुत ज्यादा था क्योंकि लोगों को अपने आईएसपी ईमेल से बंधे रहना पसंद नहीं था, और इसलिए हॉटमेल बहुत ज्यादा वायरल हो गया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और कन्वर्शन रेट ज्यादा थे। एक और उदाहरण पेपैल है। पेपैल दिलचस्प है क्योंकि पेपैल की दो साइड्स हैं। पेपैल में खरीदार और विक्रेता की साइड है। पेपैल के बारे में दूसरी दिलचस्प बात यह है कि वायरल ग्रोथ के लिए इसका तरीका ईबे था, और इसलिए आप विरलिटी के लिए हर तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जरूरी नहीं कि साफ तौर पर वायरल दिखें। टू पेपैल, अगर आपने पैसे भेजे, अगर आपने किसी सेलर से कहा मैं तुम्हें पैसे भेजने वाला हूं, जैसे मैं इससे ज्यादा कन्वर्शन रेट के बारे में नहीं सोच सकता। फ्रीक्वेंसी कम थी, पेलोड कम था, लेकिन पेपैल ने ये किया जहां उन्होंने पैसे दिए जब आपने अपने दोस्तों को पेपैल के लिए साइन अप करवाया, और इस तरह वे कंज्यूमर साइट पर वायरल हो गए। उन्हें सेलर्स के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हें इसके जरिए पैसे भेजने वाला हूं तो तुम ले लोगे। और कंज्यूमर साइट पर भी वे वायरल हो गए क्योंकि किसी ने कहा कि साइन अप करो ये चीज और आपको $10 मिलेंगे। आप क्यों नहीं करेंगे? वे वायरल हो पाए, लेकिन डॉनन हाई मामले में ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका कन्वर्शन रेट खरीदार और बेचने वाले डॉनन तरफ बहुत ज्यादा था, नहीं क्योंकि उनका पेलोड और फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। समझ में आया? अगर आप विरलिटी को देखना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कहना चाहता हूं, क्या ये प्रोडक्ट वायरल है? फेसबुक ईमेल शेयरिंग या ऐसी किसी चीज से वायरल नहीं हुआ। फेसबुक पूरी तरह से लोगों की बातों से वायरल हुआ, क्योंकि पेपैल और फेसबुक के बारे में दिलचस्प बात यह है कि फेसबुक ने फेसबुक को एक दूसरे से जोड़ दिया है। हॉटमेल का इस्तेमाल करने के लिए पहले व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को ईमेल भेजना पड़ता था जो सर्विस पर नहीं था। फेसबुक के साथ अन्य लोगों से संपर्क करने का कोई नेटिव तरीका नहीं है जो सर्विस पर नहीं है। हर कोई सोचता है फेसबुक वायरल मार्केटिंग में सफल रहा, और असल में ये ऐसे नहीं बना। ये वर्ड ऑफ माउथ विरलिटी थी, क्योंकि ये एक शानदार प्रोडक्ट था जिसके बारे में आप अपने दोस्तों को बताना चाहते थे। सब कैसे हैं? ये दिलचस्प है। बढ़िया सवाल। ग्रेटर देन 2 जब आप इस कम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। डॉनन उदाहरण ऑन में लोड बाद के राउंड में जैसे जैसे इस तरह का कैंपेन या आप इसे जो भी कहना चाहें शुरू होगा, क्या आपका पे लोड बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हॉटमेल भेजे रहे हैं, और इस तरह आपका पे लोड बढ़ता है जाएगा। सवाल यह है कि पहले राउंड में ये समझ में आता है कि इसका पे लोड कम है, लेकिन बाद के राउंड में क्या आपका पे लोड ज्यादा नहीं होगा क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा ईमेल भेजेंगे? मुझे लगता है मेरे दिमाग में ठीक है। पहला और सबसे पहले मुझे लगता है कि आप असल में बहुत कम लोगों को हाई ईमेल भेजते हैं। इसकी तुलना में आज जो बड़े वायरल इंजन हैं, उनमें आप किसी की पूरी कॉन्टैक्ट बुक इंपोर्ट कर सकते हैं और अन सभी को भेजे सकते हैं। अन सभी को ईमेल भेजे सकते हैं, या जहां आप फेसबुक पर सभी के दोस्तों को पोस्ट कर सकते हैं। असल पेलोड अभी भी बहुत छोटे हैं। भले हाय आप जिन लोगों को रेगुलर ईमेल करते हैं, अन सभी को आप हिट करते हैं। मैं ये भी सोच रहा हूं कि हर भेजे गए ईमेल पर इस पर कितने लोग हैं, लेकिन ये एक सही बात है। हाँ, जैसे जैसे ज्यादा लोग जुड़ते हैं पर हॉटमेल पर जाएं, वे ज्यादा ईमेल भेजेंगे क्योंकि ज्यादा लोग ईमेल इस्तेमाल करेंगे। असल में प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कामयाबी से बढ़ रहा है। ये एक सही बात है। इसे आजमाएं। ग्रेटर देन क्या कन्वर्शन का पॉइंट भी मानने नहीं रखता। जैसे जब बस क्लिक करें और साइन अप करें। लेकिन अगर आप गोल एंड को छोड़ देते हैं ये ग्रेटर देन पूरी तरह सहमत हूं, इसलिए माफ करना, ये कन्वर्शन मामले की ओर भी इशारा नहीं करता है। इसलिए हॉटमेल पर आप साइन अप करने के लिए क्लिक करते हैं, लेकिन बिलबोर्ड पर आपको याद रखना होगा कि यूआरएल वेबसाइट पर जाता है।
इसे टाइप करें, रजिस्ट्रेशन बटन ढूंढें, रजिस्टर पर क्लिक करें और साइन अप करें। हाँ, आप फ्लो से फ्रिक्शन हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन ऐड से ऑनलाइन ऐड पर जाने से फ्लो से बहुत सारी फ्रिक्शन हट जाती है। ज़हीर है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। पीछे एक और ग्रेटर देन क्या फ्रीक्वेंसी और कन्वर्शन रिलेटेड नहीं है। ग्रेटर देन क्या फ्रीक्वेंसी और कन्वर्शन रेट रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल, अगर आप किसी को टक्कर मारन उसी प्रमोशन के साथ मैंने इसे दोहराया, क्या फ्रीक्वेंसी और कन्वर्शन रेट संबंधित नहीं है। अगर आप किसी को बार बार एक हाई ईमेल भेजते हैं, सभी एक जैसे बैनर ऐड टू ये ऑनलाइन मार्केटिंग की बेसिक बातों में से एक है। हर चैनल पर एक जैसे नियम लागू होते हैं। अगर आप किसी को बार बार एक हाई फेसबुक ऐड भेजते हैं तो आप उन्हें जितनी बार एक हाई ऐड भेजेंगे वे उतना हाई कम क्लिक करेंगे। इसलिए हमारे पास क्रिएटिव थकावट है, आपको फेसबुक पर क्रिएटिव रोटेट करने पड़ते हैं। बैनर ऐड के साथ भी ऐसा हाई है, न्यूज़ फीड स्टोरीज के साथ भी ऐसा हाई है। जब आप 50वीं बार आईक्यू स्टोरी देखते हैं में आपके न्यूज़ फीड पर आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपने पहले 49 वैन पर क्लिक नहीं किया है तो आप 50 वैन पर भी क्लिक नहीं करेंगे। यही बात इन ईमेल के साथ भी बिल्कुल सच है। अगर आप लोगों को इनवाइट के लिए एक हाई ईमेल बार बार भेजते हैं, या अगर आप नीचे एक हाई छोटा सा लिंक बार बार भेजते हैं और हॉटमेल के लिए लोगों को, या मेरा मतलब है कि पेपैल वाला अलग है क्योंकि लोगों ने अभी साइन अप किया है। लेकिन हाँ, आपको कन्वर्शन रेट कम मिलेगा और आप जितना ज़्यादा किसी को हिट करेंगे, एक हाई मैसेज जितना कम कन्वर्ट होगा उतना हाई कम होगा। ये हर ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल कुल विरलिटी को देखने का दूसरा तरीका जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है, इस आदमी एड का है। और एड ऐप ऊबर में ग्रोथ टीम चलाते हैं, वह फेसबुक की ग्रोथ टीम में थे और वह स्टैनफोर्ड एमबी स्टूडेंट और उन्होंने इसी तरह की एक क्लास की थी जहां उन्होंने विरलिटी के बारे में बात की थी और वे सब गए और वायरल प्रोडक्ट बनाए और असल में इसके बारे में बहुत सारी प्रेस में बात हुई थी। और ये शानदार काम, ये सामान। ऊबर के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अगर आप उनकी ग्रोथ टीम को देखें टू वे ड्राइवर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि ये दो ताराफा मार्केट है, इसलिए उन्हें ड्राइवर चाहिए। ये उनके फोकस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। टीम, यहां तक कि कंपनी में शायद दुनिया का सबसे अच्छा वायरल आदमी भी है। विरलिटी के साथ आप किसी को इंपोर्ट से कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं, मान लीजिए। फिर सवाल यह है कि आप इनमें से कितने लोगों को इंपोर्ट भेजने के लिए कहते हैं। फिर सवाल यह है कि कितने लोगों को, फिर कितने क्लिक करते हैं। और आप इसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स डाल सकते हैं। आप डाल सकते हैं कि कितने लॉग ओपन करते हैं, कितने क्लिक करते हैं, जो भी हो, कितने क्लिक करते हैं, कितने साइन अप करते हैं, और फिर इनमें से कितने इंपोर्ट करते हैं। असल में आप चाहते हैं कि जो लोग आपकी साइट पर साइन अप करते हैं वे अपने कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करें। आप चाहते हैं कि वे उन सभी कॉन्टैक्ट्स को इनवाइट भेजें। आप चाहते हैं कि ये उन सभी कॉन्टैक्ट्स को माइल, ना कि सिर्फ इनमें से किसी एक को। फिर आप चाहते हैं कि एक क्लिक करने वालों का प्रतिशत और साइन अप करने वालों का प्रतिशत। अगर आप प्रतिशत को गुना करें हर बिंदु, ये असल में जहां ये परसेंट नहीं है, ये एक नंबर है। अगर आप इन्हें गुना करते हैं तो असल में यही वह पॉइंट है जहां आप इस सवाल पर पैंक्ट हैं कि के फैक्टर क्या है। अगर आपके पास है, जब कोई इंपोर्ट करता है, अगर एवरेज वे 100 लोगों को इनवाइट भेजते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, मान लीजिए कि इंपोर्ट करने वाले हर व्यक्ति पर 100 लोगों को इनवाइट मिलता है और फिर इनमें से 10% क्लिक करते हैं, इससे आप 10 पर पैंक्ट हैं। और फिर इनमें से मान लीजिए 50% साइन अप करते हैं, इससे आप 5 पर पैंक्ट हैं। और फिर इनमें से असल में सिर्फ 10 से 20% बाद में इंपोर्ट, आप एक ऐसे पॉइंट पर होंगे जहां आपका के फैक्टर 0.5 से 1 होगा और आप वायरल नहीं होंगे। वीडी जैसी बहुत सी चीजें पंपिंग में बहुत अच्छी हैं या स्टोरीज पंपिंग में बहुत अच्छी थी। उन्हें एक से ज़्यादा कैब फैक्टर मिला और एक से ज़्यादा कैब फैक्टर पाना पूरी तरह से मुमकिन है, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसका बैक एंड पर ज़्यादा रिटेंशन नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
2. आपको अपने इनवाइट फ्लो को देखना चाहिए और बताइए मेरा बराबर का इम्पोर्ट क्या है। हर इम्पोर्ट पर कितने लोगों को इनवाइट भेजे जाते हैं। अनमेन से कितनों को क्लिक मिलते हैं। अनमेन से कितने मेरी साइट पर कन्वर्ट होते हैं। अनमेन से कितने फिर इम्पोर्ट होते हैं। अपने के फैक्टर का अंदाजा लगाने के लिए। लेकिन असल में जरूरी बात अभी भी रिटेंशन के बारे में सोचना है, ना कि विरलिटी के बारे में। और ऐसा तभी करें जब आपके प्रोडक्ट पर हर बार बड़ी संख्या में लॉग रिटेन हों। जो व्यक्ति साइन अप करता है। 2. कुछ और चीजों पर हम बात करने वाले थे। SEO, ईमेल, SMS और पुश नोटिफिकेशन। 2. SEO में आपको 3 चीजों के बारे में सोचना होगा। पहली है कीवर्ड रिसर्च। लोग इसे हमेशा खराब तरीके से करते हैं। इसलिए मैंने ये कॉकटेल साइट लॉन्च की जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। मैंने इसे कॉकटेल मेकिंग शब्द के लिए रैंक करने के लिए ऑप्टिमाइज करने में 1 साल लगाया। पता चला कि यूके में कोई भी कॉकटेल मेकिंग सर्च नहीं करता है। हर महीने लगभग 500 लोग। मैंने आज सर्च टर्म पर दबदबा बनाया। ये बहुत बढ़िया था। ग्रेटर देन मुझे हर महीने 400 विजिटर माइल। ये कमाल का था। यूके में हर कोई कॉकटेल रेसिपी सर्च करता है। और यूएस में, जो सबसे बड़ा मार्केट है, हर कोई ड्रिंक रेसिपी खोजता है। इसलिए मैं गलत शब्द के लिए ऑप्टिमाइज करता हूं। 2. आपको पहले अपनी रिसर्च करनी होगी कि आप क्या करने वाले हैं। 2. रिसर्च में ये शामिल है कि लोग आपकी साइट से जुड़ी क्या खोजते हैं, कितने लोग इसे खोजते हैं, कितने दूसरे लोग इसके लिए रैंक कर रहे हैं, और ये आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। सप्लाई, डिमांड और वैल्यू। मुझे लगता है ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। 2. आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करें। आप पता करें कि आप किन कीवर्ड्स के लिए रैंक करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे टूल्स मौजूद हैं। आपको ऐसा करने में मदद करता है। सच कहूं तो सबसे अच्छा अक्सर गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर टूल होता है। सच में, एक बार जब आप ये कर लेते हैं तो अगली सबसे जरूरी चीज लिंक्स होती है। 2. पेज रैंक से हाई सारा SEO चलता है और गूगल अथॉरिटी पर आधारित है। फ्लैट गूगल के एल्गोरिदम में और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे क्या लोग आपकी वेबसाइट सर्च करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कुछ है। एंकर टेक्स्ट है, वहां आपकी साइट पर भेजा जाता है। इसलिए अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और सेम करें, वे स्पैम के साथ पॉपअप कर सकते हैं। सफेद बैकग्राउंड पर फील्ड के 5 पेज नीचे जब काम नहीं करता। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट से वैल्यूएबल लिंक मिलें जो गूगल पर भविष्य में रैंक करेंगी। सबसे जरूरी बात, फिर आपको असलॉग को अपनी साइट के अंदर इंटरनली अच्छे से लिंक करके बांधना होगा। और जब मैं फेसबुक से जुड़ा, हमने सितंबर 2007 में SEO लॉन्च किया था, जो मेरे जन्म से पहले की बात है। मैं नवंबर 2007 में जुड़ा और हमने इसे लॉन्च किया था और हमें इससे कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा था। हमने जो पेज लॉन्च किए थे वे पब्लिक यूजर प्रोफाइल थे। 2. जब मैंने अंदर जाकर देखा, किसी भी पब्लिक यूजर प्रोफाइल तक पहुंचने का एकमात्र तरीका पेज के फुटर पर अबाउट लिंक पर क्लिक करना था। फिर किसी ब्लॉग आर्टिकल पर क्लिक करें, फिर किसी लेखक पर क्लिक करें, और फिर उनके दोस्तों के जरिए उनके सभी दोस्तों तक पहुंचें। पता चला कि गूगल ने इन पेपर्स को ट्यूबर दिया था, वे बहुत कीमती नहीं हैं और हम उन्हें रैंक नहीं करने वाले हैं। हमने एक बदलाव किया। हमने एक डायरेक्टरी जोड़ी ताकि गूगल जल्दी से अंत तक पहुंच सके। साइट पर हर पेज, और हमें 100x SEO ट्रैफिक मिला। बहुत आसान बदलाव ने अंदर से लिंक लव को बांधने में बहुत फायदा पहुंचाया। और फिर आखिरी बात यह है कि इसमें बहुत सारी टेबल स्टेक्स वाली चीजें हैं। HTML साइट मैप, ये पक्का करना कि आपके पास सही हेडर है, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए ये सब ऑनलाइन बहुत अच्छे से कवर किया गया है। मैं अब रुककर पक्का करूंगा क्योंकि हमारे पास कुछ सवाल हैं। लेकिन और क्या सवाल हैं? पूछो। ग्रेटर देन हम असल में ईमेल करने जा रहे हैं। ग्रेटर देन वाले ईमेल पर चलते हैं। ठीक है बढ़िया। मेरी राय में 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ईमेल खत्म हो गया है ना? जवान लोग ईमेल इस्तेमाल नहीं करते। वे व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, वे SMS इस्तेमाल करते हैं, वे स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं, वे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। वे ईमेल इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप बड़ी उम्र के लोगों को टारगेट करने के लिए ईमेल काफी सफल है।
ईमेल अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करता है, लेकिन असल में ईमेल टीनेजर्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, खासकर और यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए भी। आप जानते हैं, आप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स का कितना इस्तेमाल करते हैं और ईमेल का कितना कम इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग शायद ईमेल के लिए ये सबसे ऊंचे लेवल पर है क्योंकि आप सिलिकॉन वैली में हैं। ऐसा कहने के बाद ईमेल के बारे में सोचने वाली बातें हैं। ईमेल, एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन सभी एक हाई तरह से काम करते हैं। अन सभी में डिलीवरेबिलिटी को लेकर सवाल होते हैं। इसलिए पहले खत्म करने के लिए पहले आपको खत्म करना होगा। आपका ईमेल किसी के इनबॉक्स में जाना चाहिए। इसलिए अगर आप बहुत सारा स्पैम भेजते हैं और आपके आईपी हर्टी हो जाते हैं, या आप शेयर्ड सर्वर से स्पैम भेजते हैं जहां दूसरे लोग हैं, या अगर आप शेयर्ड सर्वर से ईमेल नोटिफिकेशन भेजते हैं जहां से दूसरे लोग स्पैम भेजे रहे हैं, आप लगातार स्पैम फोल्डर में डाले जाएंगे और आपका ईमेल पूरी तरह से फेल हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए और आपका ईमेल बाउंस हो जाए। ईमेल के आसपास बहुत सी चीजें हैं जहां आपको देखना होगा। जब आपको अन सर्वर से फीडबैक मिलता है जिनसे आप ईमेल भेजे रहे होते हैं, 500 सीरीज एरर बनाम 400 सीरीज एरर, आपको इस बात का सम्मान करना होगा कि उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है। अगर कोई आपको हार्ड बाउंस देता है तो एक या दो बार फिर से कोशिश करें और फिर कोशिश करना बैंड कर दें। क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के इनबॉक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, ईमेल कंपनीज आपको स्पैम फोल्डर में डाल देती हैं और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो स्पैमर्स पर लिंक या ऐसा कुछ भी यूज निकालना बहुत मुश्किल है। ईमेल के साथ ये बहुत जरूरी है कि आप एक हाई क्लास नागरिक हों, कि आप ईमेल के साथ अच्छा काम करें क्योंकि आप लंबे समय तक डिलीवर करना चाहते हैं। ये पुश नोटिफिकेशन और एसएमएस 2 के लिए भी मायने रखता है। एसएमएस के साथ आप जाकर एसएमएस ट्रैफिक खरीद सकते हैं, ये रूट के जरिए अन्य लोगों के साथ जिनके फोन लगे हुए हैं, एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ और पंपिंग आउट एसएमएस। ये कुछ समय के लिए काम करता है लेकिन ये हमेशा बैंड हो जाता है। और मैंने बहुत सी कंपनीज को ये गलतियां करते देखा है। उन्हें लगता है कि इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करके वे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अपना ईमेल, अपना एसएमएस या अपना पुश डिलीवर नहीं हो पाता है तो आपको इनसे कभी कोई सफलता नहीं मिलेगी। पुश, आप अपने पावर यूजर्स को स्पैम करते हैं। मुझे पता है कि ये इससे थोड़ा अलग है जो मैंने पहले कहा था, लेकिन आप असल में अपने पावर यूजर्स को स्पैम करते हैं और उन्हें ऐसे नोटिफिकेशन देते हैं जिनकी उन्हें परवाह नहीं है और उनके लिए ऑप्ट आउट करना बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जहां वे ऑप्ट आउट कर सकें और वे आपको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वे आपके पुश नोटिफिकेशन से ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो आप उन्हें कभी पुश नहीं कर सकते। और असल में एक बार जब वे उन्हें बैन कर देते हैं तो उन्हें चालू करने के लिए कहना बहुत मुश्किल होता है। तो ईमेल, एसएमएस और पुश के बारे में सोचने वाली सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन का मतलब है कि आपको उन्हें डिलीवर करवाना है। इसके अलावा ये ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट का सवाल है। तो आप वहां कौन सी दिलचस्प सब्जेक्ट लाइन डाल सकते हैं ताकि लोग आपका नोटिफिकेशन खोले। ईमेल, और जब वे विजिट करें तो आप उन्हें क्लिक करने के लिए कैसे मना सकते हैं। हर कोई मार्केटिंग ईमेल पर ध्यान देता है जो सिर्फ स्पैम होते हैं। मेरी राय में न्यूज़लेटर बेवकूफ़ी है। न्यूज़लेटर ना करें क्योंकि आप भेजे देंगे आपकी साइट पर सभी के लिए एक हाई मैसेज। कोई जिसने कल आपकी साइट पर साइन अप किया है और कोई जो 3 साल से आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, क्या उन्हें एक हाई मैसेज की ज़रूरत है? नहीं। सबसे असरदार ईमेल जो आप कर सकते हैं वह है नोटिफिकेशन। तो आप क्या भेजे रहे हैं? आपको लोगों को किस बारे में नोटिफाई करना चाहिए? और ये एक बहुत अच्छी जगह है जहां हम गलत सोच में हैं। एक फेसबुक यूजर के तौर पर मैं नहीं चाहता कि फेसबुक मुझे हर लाइक के बारे में ईमेल करे क्योंकि मुझे बहुत सारे लाइक मिलते हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे फेसबुक दोस्त हैं। लेकिन एक नए फेसबुक यूजर के तौर पर आपको मिलने वाला पहला लाइक एक जादुई पहल होता है। हमारे सभी चैनल पर अस नोटिफिकेशन को चालू करने से हमारे ईमेल, एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन पर क्लिक थ्रू रेट बढ़ गया। लेकिन हमने इसे सिर्फ अनकम एंगेज्ड यूजर्स के लिए चालू किया जो साइट पर वापस नहीं आ रहे थे। हालांकि इससे उन्हें स्पैमिंग नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव था। इस बारे में सोचना है।
हमें कौन से नोटिफिकेशन भेजने चाहिए, ये पहली चीज है जिसके बारे में आपको ईमेल, एसएमएस और पुश पर सोचना होगा। और फिर दूसरी चीज जिसके बारे में आपको सोचना होगा वह है आप बेहतरीन ट्रिगर्ड मार्केटिंग कैंपेन कैसे बना सकते हैं। 2. जब कोई अपना पहला क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन बनाता है। 2. ये ईबे पर क्लिक थ्रू रेट के मामले में सबसे अच्छे ईमेल कैंपेन में से एक था जिसका मैं कभी हिस्सा था। ये बहुत बढ़िया था क्योंकि ये वाकई समय पर था। सच में यूजर के लिए यही सही काम है। 2. मैं कहूंगा पक्का करें कि आपके पास डिलीवरेबिलिटी हो। सबसे जरूरी बात, नोटिफिकेशन और ट्रिगर बेस्ड ईमेल, एसएमएस और उसके अलावा पुश नोटिफिकेशन पर फोकस करें। 2. मुझे लगता है कि हमारा टाइम खत्म हो गया है। एक बात है जिसके साथ मैं खत्म करना चाहता था वो ये है, और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, 2. मुझे लगता है जैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर मुझे स्पैम किया जाता है 2. मैं जवाब नहीं दूंगा। हमारे पास बढ़िया स्पैम फिल्टर है। नहीं, मेरा सिर्फ पसंदीदा कोट्स जनरल पैटर्न का है। और ये इतना घिसा पिता है कि ये पागलपन है, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। एक अच्छा प्लान जिसे आज जोरदार तरीके से लागू किया जाए कल के एक परफेक्ट प्लान से बेहतर है, और ये अन चीज़ों में से एक है जो हम में सबसे ज्यादा भरी हुई है। और हेवन आज भी हम में डॉल्टा है, और मार्क पूरे फेसबुक में ये बात डॉल्ट है कि तेजी से आगे बढ़ें और चीज़ों को तोड़ने से ना डरें। अगर आप ग्रोथ के लिए भूखे हैं 2. आप दूसरे आदमी से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप हर एक्स्ट्रा यूजर के लिए लैटते मरते मर जाते हैं, और आप अन एक्स्ट्रा यूजर्स को पाने के लिए देर रात तक जागते हैं, यूजर्स को डेटा पाने के लिए अन एक्सपेरिमेंट को चलाने और यूज बार बार करने के लिए कहा, आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। मार्कस ने कहा कि उन्हें लगता है कि हम इसलिए जीते क्योंकि हम इसे और ज्यादा चाहते थे, और मुझे सच में ऐसा लगता है। हमने बस बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, या हम सब ने पहले ये अजीब काम किए हैं। हमने बस मेहनत की। सच में बहुत मेहनत की, और हमने तेजी से काम किया। और मैं आपको भी ऐसा करने के लिए जोर देकर कहूंगा। ग्रोथ ऑप्शनल है। धन्यवाद।